स्थिर वैद्युत पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। समान प्रकार के अर्थात धन धन या ऋण ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्ष करते हैं, यानी कि विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्ष मीन्स एक दूसरे से दूर जाना, और जो विपरीत प्रकार के होते हैं वो आवेश आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न किया जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे हैं उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश तथा कागज में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। रोआ फलानेल, यहाँ पे आप इसे एक बार देख लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था कि कागज को कांच के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश, कांच में धन आवेश होगा और कागज में ऋण आवेश होगा। इसमें हर ऊपर वाले में धन आवेश होगा और नीचे वाले में ऋण आवेश होगा। यहाँ पे धन होगा, यहाँ पे ऋण आवेश होगा। तो एक बार इसे देख लीजिए चार्ट को अच्छे से। आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। चालक कंडक्टर जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। चांदी सबसे अच्छा चालक है। दूसरा स्थान तांबा का है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। यह तांबा का बना होता है। अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर्स जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कागज आदि। इन सब में आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। कूलॉम का नियम, कूलॉम लॉ, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यहाँ पे अगले पॉइंट्स को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर तड़ित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है। तड़ित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी धनात्मक आवेश को अंततः से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा आवेश के मान
Q0 के अनुपात यानी कि रेशियो को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस एक कूलॉम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी किसी चालक की धारिता C चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन V के अनुपात को कहते हैं। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड F होता है। विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। वोल्टीय सेल, लैंक्लाशे सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। वोल्टीय सेल, लैंक्लाशे सेल और डैनियल सेल और शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। लैंक्लाशे सेल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि। यहाँ पे कुछ सेलों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, एक बार इसे देख लेते हैं। सेल का नाम घनोद यानी कि एनोड, कैथोड, ऋणोद, विद्युत अपघटय और विद्युद्वक और विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रति, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए, मैं पढ़ भी देती हूँ। सेल का नाम है वोल्टीय सेल। इसका एनोड है तांबा और कैथोड है जस्ता। इलेक्ट्रोलाइट्स है तनु गंधकौम, DIL H2SO4 और विध्रुवक कुछ भी नहीं है, डीपोलराइजर कुछ भी नहीं है। विद्युत वाहक बल वोल्ट जो है वो 1.08 है। आंतरिक प्रतिरोध ओम इसका 2 से 4 है। लैंक्लाशे सेल का एनोड है कार्बन, कैथोड है जस्ता और इलेक्ट्रोलाइट्स है नौसादर का घोल NH4Cl और डीपोलराइजर है विध्रुवक है MnO2 और ये वोल्ट है इसका 1.46 और आंतरिक प्रतिरोध है इसका ओम में 2 से 4 तक। शुष्क सेल एनोड कार्बन, ऋणोद जस्ता यानी कि कैथोड है और नौसादर का पेस्ट है नौसादर का पेस्ट है और इसका भी डीपोलराइजर MnO2 है। विद्युत वाहक बल 1.46 है और आंतरिक प्रतिरोध 2 से 5 तक है। डैनियल सेल का एनोड जो है वो तांबा, कैथोड जस्ता और विद्युत अपघटय जो है उसका तनु H2SO4 का है और विध्रुवक जो है CuSO4। विद्युत वाहक बल 1.08, आंतरिक प्रतिरोध 2 से 3 तक। बाइक्रोमेट सेल एनोड कार्बन है, कैथोड जस्ता है और इलेक्ट्रोलाइट्स तनु H2SO4 है। डीपोलराइजर K2Cr2O7 है और विद्युत वाहक बल 2 है और आंतरिक प्रतिरोधक बहुत कम है। वेस्टर्न कैडमियम सेल यानी कि ये एनोड जो है वो पारा है, कैथोड जो है कैडमियम अमलगम है, CdSO4 का घोल है इलेक्ट्रोलाइट्स और डीपोलराइजर Hg2SO4 है। विद्युत वाहक बल 1.018 है और आंतरिक प्रतिरोधक 2 लगभग है। सेल का नाम सीसा संचायक सेल, लेड पेरोक्साइड PbO2 और ऋणोद स्पंजी लेड है।
और विद्युत अपघटय H2SO4 और विद्युत वाहक बल 2.2, आंतरिक प्रतिरोधक 0.02 है। क्षारीय संचायक सेल या NiFe सेल, निखिल हाइड्रोक्साइड NiOH3 और ऋण कैथोड है इसका लोहा Fe। विद्युत अपघटय KOH का सांद्रण घोल है और विद्युत वाहक बल 1.35 है और आंतरिक प्रतिरोधक किसका 0.01 है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर विद्युत धारा, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक या प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10⁻6 ओम होती है। ओम का नियम, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो ओम के नियमानुसार V अनुक्रमानुपाती I या V R I होगा, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेजिस्टेंस, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज का तार। अनओमीय प्रतिरोध, नॉन ओमिक प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। चालकता, कंडक्टेंस, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। इसे G से सूचित करते हैं। G = 1/R। इसका SI मात्रक ओम -1 है, पावर -1 है होता है, जिसे mho भी कहते हैं। इसका SI इकाई सीमेन भी होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो R अनुक्रमानुपाती I L/A या R यहाँ पे आप इसे देख लीजिए फॉर्मूले को। P एक नियतांक है, इस सिंबल को क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम या पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। अर्थात एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ये देख लीजिए कौन सा सिंबल है, इससे सूचित करते हैं। और ये फॉर्मूला, इसका SI मात्रक O-1 की पावर -1 है, मीटर/मीटर होगा और ये पूरा फॉर्मूला होती है SI इकाई। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सामान्यतः प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में, समानांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समांतर
समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इन्वर्स उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चॉक का प्रयोग प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वॉट होता है। किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। किलोवाट घंटा मात्रक वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर मल्टीप्लाई घंटा अपॉन 1000 इज इक्वल टू वॉट मल्टीप्लाई घंटा अपॉन 1000। अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टिन 63% व सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। शंट का उपयोग शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है जो उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में तथा निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा AC के लिए प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। AC डायनेमो या जनरेटर यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। दृष्टकारी रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को दृष्टकारी कहते हैं। माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड ने की थी। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकता है ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। चुंबकत्व प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह लोहा इस्पात कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। यह विभिन्न आकृति की होती हैं जैसे छड़ चुंबक घोड़ा नाल चुंबक चुंबकीय सुई आदि। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पोल कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। चुंबक को क्षैतिज तल
चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्ष एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। समान ध्रुव में प्रतिकर्ष एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला टी होता है। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वे पदार्थ हैं या अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी कम से कम एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। जैसे उसमें हैं प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात इसके उदाहरण हैं। डोमेन लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 तक परमाणु होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेनों के कारण ही होता है। क्यूरी ताप क्यूरी टेम्परेचर क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। लोहा एवं निकल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस तथा 358 डिग्री सेल्सियस होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। भू चुंबकत्व टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है। दिक्पात कोण एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, नमन कोण एंगल ऑफ डिप और चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। दिक्पात कोण किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। परमाणु भौतिकी। परमाणु एटॉम। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण यह उदासीन होता है। मूल कणों की विशेषताएं। यहाँ पे कण दिए हुए हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में है, आवेश कूलॉम और खोज करता है। प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ये याद रखिएगा, इसका द्रव्यमान है 1.672 × 10⁻⁻27 और आवेश है +1.6 × 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक। न्यू चैडविक, ऐसे आप कुछ भी ट्रिक बना के याद करिएगा। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और इसका द्रव्यमान है 1.675 × 10⁻⁻27, आवेश है 0, खोज करता है चैडविक। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन और द्रव्यमान है 9.108 × 10⁻⁻31 और आवेश है -1.6 × 10⁻⁻19। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ प्रमुख मूल कणों का विवरण निम्न है। यहाँ पे दिया है कण, द्रव्यमान, आवेश, खोजकर्ता और इनसे संबंधित विशेषताएं। पॉजिट्रॉन के खोज करता है एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोज करता है एंडरसन। द्रव्यमान है 9.108 × 10⁻⁻31, आवेश है +1.6 × 10⁻⁻19। विशेष है इलेक्ट्रॉन का एंटीकण। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। इसके खोज करता है पाउली। द्रव्यमान 0, आवेश 0 और कुछ विशेष नहीं है। पाई मैसॉन। द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का 274 गुना, इलेक्ट्रॉन का 274 गुना और आवेश है धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। खोज करता है युकावा और विशेष अस्थायी जीवन काल 10⁻⁻8 सेकेंड। कण है नेक्स्ट फोटॉन और द्रव्यमान 0, आवेश 0, खोज करता है आइंस्टीन। खोज करता है आइंस्टीन। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कैथोड किरण, कैथोड रे। जब विसर्जन नलिका, जब डिस्चार्ज ट्यूब के सिरों पर 20 किलोवोल्ट 20 kV का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज बिंब निकलने लगता है। इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। अतः कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। गुण। कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली इंडक्शन कॉइल होता है जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं, इसलिए यह कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं और अपनी सतह के लंबवत निकलती हैं। आप एक बार इसे फिर से रिवाइज करिएगा। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। यह गैसों को आयनीकृत कर देती है एवं धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती है।
यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इसकी वेधन क्षमता कम होती है। यह पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। कैथोड किरणें जब विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती हैं तो इसका रास्ता परवलयाकार होता है। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। धनात्मक किरणें पॉजिटिव और कैनोल रेज। विसर्जन नलिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती हैं। अतः ये एनोड से निकलने वाली घनावेशित किरणें हैं। इनका पता 1886 में गोल्डस्टीन ने लगाया था। इनके गुण हैं, ये किरणें घनावेशित होती हैं, ये प्रदीप्ति और स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं, ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर इसकी प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं और विद्युत रोधी पदार्थों के बीच की होती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा। और धातु की प्रतिरोधकता और चालकता ये सब आप देख लीजिएगा। और विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता और चालकता यहाँ पे दिया हुआ है। तात्विक अर्धचालक हैं सिलिकॉन और Ge जर्मेनियम। यौगिक अर्धचालक हैं, यहाँ पे देखते हैं। पहला है अकार्बनिक, जिसमें CDS, GaS और CdSc, InP ये सारे आते हैं। कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं एंथ्रासीन, मादित, डोप्ड, थैलोसियानीस आदि। और कार्बनिक बहुलक में आते हैं पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन आदि। नेज अर्धचालक इंस्ट्रिंग्स सेमीकंडक्टर्स जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें नेज अर्धचालक कहा जाता है। नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne, होलों की संख्या NH के बराबर होती है और ये फॉर्मूला बनता है, इसे देख लीजिए। Ne = NH = Ni। नेक्स्ट है, यहाँ Ni को नेजवाहक सांद्रता कहते हैं। अर्धचालकों में यह अद्वितीय गुण होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ होल भी गति करते हैं। होल प्रभावी धनात्मक आवेश वाले एक आभासी मुक्त कण की तरह व्यवहार करता है। यह ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। ऐसे अर्धचालकों में प्रवाहित धारा I, इलेक्ट्रॉन धारा I एवं होल धारा IH, IE और IH के योग के बराबर होगा। I = IE + IH। नेज अर्धचालकों की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। अपद्रव्य अर्धचालक एक्सट्रिंग्स सेमीकंडक्टर। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। वांछित अशुद्धि को सावधानीपूर्वक मिश्रित करना मादन, डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है। वह अशुद्धि परमाणु अपमिश्रण डोपेंट्स कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को मादित, डोप्ड अर्धचालक भी कहते हैं। अपमिश्रक ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्धचालक पदार्थ के जालक को विकृत न करे। अपमिश्रक के अणु तथा अर्धचालक पदार्थ के अणुओं का आकार लगभग समान हो। चतुः संयोजक Si एवं Ge के मादन के लिए दो प्रकार के अपमिश्रण उपयोग किए जाते हैं। पहला पंच संयोजक जैसे आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, फॉस्फोरस P आदि। दूसरा त्रिसंयोजक जैसे इंडियम In, बोरॉन B, एल्युमिनियम Al आदि। दाता यानी कि डोनर पंच संयोजी अपद्रव दाता कहे जाते हैं। ग्राही एक्सेप्टर्स त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहे जाते हैं। डोपिंग अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं।
एन प्रकार के अर्धचालक ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसीलिए इसे दाता अशुद्धि डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। अतः पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक के लिए यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों होल की गति के कारण होता है उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ऐसे अर्धचालक के लिए होल बहुसंख्यक वाहक एवं इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक हैं। अतः पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। P-N संधि, P-N जंक्शन, P-N संधि बहुत सी अर्धचालक युक्तियों जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई है। अर्धचालक डायोड यह मूल रूप में एक P-N संधि होती है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर कोई बाह्य वोल्टता अनुप्रयुक्त की जा सके। अग्रदिशिक बायस में P-N संधि डायोड जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता V इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल P फलक तथा ऋण टर्मिनल N फलक से संयोजित करते हैं तो इसे अग्रदिशिक बायसित कहते हैं। पंचदिशिक बायस में P-N संधि डायोड जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता V इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को N फलक से तथा ऋण टर्मिनल को P फलक से जोड़ते हैं तो डायोड को पश्चदिशिक बायसित कहते हैं। डायोड वाल्व वैज्ञानिक फ्लेमिंग द्वारा सन 1904 में निर्मित यह एक ऐसी निर्वात नलिका है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड तंतु एवं प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इससे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लेगुमर नियम का पालन करती है। इसे आप एक बार देख लीजिएगा। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। उपयोग डायोड वाल्व ऋजुकारी रेक्टिफायर के रूप में प्रयुक्त होता है अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा DC में बदलते हैं। ट्रायोड वाल्व यह 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नलिका है। इसका निर्माण 1907 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था। उपयोग ट्रायोड वाल्व का प्रवर्धक एम्पलीफायर 2 लित्र ऑसिलरेटर प्रेसी ट्रांसमीटर एवं संसूचक डिटेक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। जेनर डायोड इसका आविष्कार सी जेनर ने किया था। जेनर डायोड इसका आविष्कार सी जेनर ने किया था। इसे भंजन क्षेत्र में पश्चदिशिक बायस में प्रचलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। फोटो डायोड इसका उपयोग प्रकाशित संकेतकों के संसूचन में होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड
LED इसका आविष्कार निक होलोन्याक ने किया था। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका आविष्कार निक होलोन्याक ने किया था। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य LED के निर्माण में होता है उनका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 eV होना चाहिए। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रमी परिसर लगभग इतना होता है, इतने से इतना होता है, अर्थात लगभग 3 eV से 1.8 eV तक होता है। यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड या फॉर्मूला देख लीजिए का उपयोग विभिन्न वर्णों के लेड LED के निर्माण में होता है। यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, एक बार इन्हें देख लीजिए। का उपयोग लाल LED बनाने में होता है। ये फॉर्मूले का उपयोग लाल LED बनाने में होता है। GaAs ये का उपयोग अवरक्त LED बनाने में होता है। इन LED का उपयोग सुदूर नियंत्रण, चोर घंटी संयंत्रों और प्रकाशिक संचार आदि में किया जाता है। सौर सेल मूल रूप से एक ऐसी PN संधि होती है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर EMF उत्पन्न करती है। यह फोटो डायोड के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सौर सेल के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल 1.5 eV के निकट होता है। सौर सेलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक पदार्थ जैसे Si सिलिकॉन, और ये फॉर्मूला है Eg = 1.1 eV, और ये फॉर्मूला पूरी देख लीजिए, इन्हें आदि हैं। सौर सेलों के निर्माण के लिए पदार्थों के चयन के लिए मुख्य कसौटियां हैं बैंड अंतराल, दूसरा है अधिक प्रकाश अवशोषण क्षमता, तीसरा है विद्युत चालकता, चौथा है कच्चे पदार्थ की उपलब्धता, पांचवा है लागत। संधि ट्रांजिस्टर 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला USA के J बार्डिन तथा WH बैटन को जाता है। यह ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में विलियम शाक्ले ने 2 PN संधियों को एक दूसरे के पश्च फलकों को जोड़कर किया। जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात था इसे केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता था, परंतु समय के साथ नए नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ व नए ट्रांजिस्टर को पुराने से भेद करने के लिए इन्हें द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT कहते हैं। किसी ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर अपने बीच में 2 PN संधियां बनाते हैं। NPN ट्रांजिस्टर, इसमें N प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड उत्सर्जक एवं संग्राहक P प्रकार के अर्धचालक के 1 खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। PNP ट्रांजिस्टर, इसमें P प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड उत्सर्जक एवं संग्राहक, N प्रकार के अर्धचालक के 1 खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। उत्सर्जक एमिटर यह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। आधार बेस, यह केंद्रीय खंड होता है। यह अत्यंत पतला तथा कम अपमिश्रित होता है। संग्राहक कलेक्टर, यह खंड उत्सर्जक द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। संग्राहक फलक साधारण अपमिश्रित होता है परंतु साइज में यह उत्सर्जक से बड़ा होता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग मूल रूप से इसका आविष्कार प्रवर्धक की भांति कार्य करने के लिए किया गया था जो किसी सिग्नल को आवर्धित प्रति उत्पन्न करता है। वर्तमान में ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। इसे प्रवर्धक, एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज नियामक, रेगुलेटर व सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में किया जाता है। पहले जो कार्य ट्रायोड से किए जाते थे वे अधिकांशतः अब ट्रांजिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, इसकी खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिंग ओन्स ने की थी। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इन्हें ही
अतिचालक सुपरकंडक्टर कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। 4.2 के अर्थात 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक बन जाता है। नियोबेस्टीन काफ़ी ऊंचे ताप 1000 के पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेती है। नियोबेस्टीन अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात वह पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसे कोई चुंबकीय बल रेखा भेद कर उसके अंदर नहीं जा सकती है। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है। रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। याद रखिएगा, रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है, जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है, वे अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों की उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। गामा किरणें अल्फा व बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं। गामा किरणें जो हैं वो अल्फा और बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा, गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाते हैं। अल्फा, बीटा व गामा किरणों के गुण। यहाँ पे उनकी उत्पत्ति है, तीनों की नाभिक से होती है। प्रकृति एक की धनात्मक है, अल्फा की, बीटा की ऋणात्मक है और गामा की उदासीन है। बाकी अब रचना, द्रव्यमान, आवेश और फोटोग्राफिक प्लेट पर इनका प्रभाव, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव। एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे देखते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। नेक्स्ट है, एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फ्यूजन नियम कहा जाता है। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फ्यूजन नियम कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए, वह समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है। इसे प्राय HL या T½ से सूचित किया जाता है। अभ्रकोष्ठ क्लाउड चैम्बर, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार CRT विल्सन ने किया था। जीवाश्म मृत पेड़
पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन 14 के माध्यम के द्वारा किया जाता है। इस विधि में जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों में प्राप्त कार्बन के दो समस्थानिक, यहाँ पे आप इन्हें देख लीजिए, का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारण किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे आपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। याद रखिएगा, आइंस्टीन के द्वारा दी गई है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c तथा इस द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा है E = mc² होती है। आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 ईस्वी का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान लगभग 4 × 10⁹ kg प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। परंतु सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वह लगातार 1000 करोड़ वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा। नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, यह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। विखंडन में जब वो टूटती है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन फ्यूजन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न द्वारा दिखाया गया। स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न द्वारा दिखाया गया। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित हो जाते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। पहली है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1, 3, 9, 27 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। याद रखिएगा, परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। परमाणु बम, एटॉम बम। परमाणु बम का विकास जे. रॉबर्ट ओपेनहियर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 92U-235 तथा प्लूटोनियम 94Pu-239 का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 ईस्वी को क्रमशः 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एवं
9 अगस्त को नागासाकी, 9 से 9 न से नागासाकी। अगर आप हिरोशिमा और नागासाकी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले हीरो फिर उसके बाद नागासाकी। नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। दूसरा है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रियाएं अपनाई जाती हैं। याद रखिएगा, परमाणु भट्ठी और या नाभिकीय रिएक्टर में यही क्रियाएं अपनाई जाती हैं। परमाणु भट्ठी, एटॉमिक पाइल या नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़, कंट्रोलर रॉड के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग। इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। आगे है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं व अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है, एक बार आप इस उदाहरण को देख लीजिए। आगे देखते हैं, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। याद रखिएगा, सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। यह नाभिकीय संलयन फ्यूजन पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ब्रह्मांड, पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाग्नि, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान, कोस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी बड़े परिमाण की संख्याओं के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब 10⁻11 मंदाग्नि हैं तथा प्रत्येक मंदाग्नि में लगभग 100 अरब तारे हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या 10⁻11 × 10⁻11 = 10⁻22 कोटि की होगी। आगे है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के प्रारंभ तथा इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग थ्योरी को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है। यह सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया जब खगोल वैज्ञानिकों ने विकसित टेलीस्कोप तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रेक्षणों के आधार पर यह बतलाया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन रेडशिफ्ट कहा जाता है, पर आधारित है। अवरक्त विस्थापन रेडशिफ्ट, यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चलें तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी, अर्थात
यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हम से बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा और यह आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस प्रकार के विस्थापन को अवरक्त विस्थापन कहते हैं। अवरक्त विस्थापन के आधार पर ही 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला ऑब्जर्वेटरी में कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाली प्रसार की पुष्टि की। अपने परीक्षणों के दौरान हब्बल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाग्नियों के वर्णक्रमों के अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही है। अतः अपने प्रेक्षणों के क्रम में वे निम्नांकित 2 निष्कर्षों पर पहुंचे। पहला, सभी मंदाग्नि यानी कि गैलेक्सी हमसे दूर जा रहे हैं। दूसरा, कोई मंदाग्नि हमसे जितनी दूरी पर है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। इस प्रकार मंदाग्नि का वेग यानी कि v दूरी d के समानुपाती होगा, अर्थात ये फॉर्मूला देख लीजिए। उपर्युक्त सूत्र को हब्बल का नियम कहते हैं। यहाँ h एक नियतांक है जिसे हब्बल नियतांक या हब्बल पैरामीटर कहा जाता है। नियतांक h का मात्रक एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए तथा इसका मान 67 kms-1/MPC होता है। MPC का मतलब है मेगा पारसेक। हब्बल पैरामीटर का मात्रक समय का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ टाइम होता है। अतः अवश्य ही समय का मात्रक होगा। इस प्रकार हम यदि समय को पीछे लेते जाएं तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन से 15 × 10⁹ वर्ष आता है। प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 10 × 10⁹ वर्ष से 19 × 10⁹ वर्ष के बीच होती है। नोट: हब्बल के मंदाग्नियों के प्रतिसरण के नियम पर आइजक एसिमोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मंदाग्नियां इस तेजी से प्रतिसरण करेंगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। मंदाग्नि गैलेक्सी। मंदाग्नि अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। तारे मंदाग्नियों के साथ बंधे रहते हैं। इसके लिए चारों मौलिक बलों गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स, प्रबल या दृढ़ बल स्ट्रॉन्ग फोर्स और कमजोर बल यानी कि वीक फोर्स में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाग्नियां 10⁻11 मंदाग्नियां हैं और प्रत्येक मंदाग्नि में औसतन 100 अरब तारे 10⁻11 तारे होते हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या लगभग 10⁻22 है। प्रत्येक मंदाग्नि में तारों के अतिरिक्त गैसें तथा धूल होती हैं। मंदाग्नि का 98% भाग तारों से तथा शेष 2% गैसों या धूल से बना है। मंदाग्नि की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। मंदाग्नि का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी। मंदाग्नियों को प्राय उनकी आकृति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सर्पिल, दूसरा है दीर्घवृत्तीय और तीसरा है अनियमित। अब तक की ज्ञात मंदाग्नियों में 80% सर्पिल, 17% दीर्घवृत्तीय, 3% अनियमित आकार वाली हैं। हमारी मंदाग्नि दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा और इसकी सबसे नज़दीकी मंदाग्नि देवयानी एंड्रोमेडा सर्पिल आकार वाली मंदाग्नि है। सर्पिल मंदाग्नियाँ दूसरी मंदाग्नियों से प्राय काफ़ी बड़ी होती हैं। नेक्स्ट है दुग्ध मेखला, आवर ओन गैलेक्सी द मिल्की वे। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा नामक मंदाग्नि का सदस्य है। इसका व्यास लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष और यह मंथर गति से चक्कर काट रही है। दुग्ध मेखला मंदाग्नि अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हैं। सूर्य भी सौरमंडल सहित इसके केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ वर्ष लगता है।
पृथ्वी पर लोग दुग्ध मेखला मंदाकिनी का अभिमुख दृश्य एंड ऑन व्यू और साइड व्यू देख पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं इस मंदाकिनी का हिस्सा है। हमारी मंदाकिनी में तारे चपटी चक्रिका नुमा संरचना में अंतर्विष्ट होते हैं, जो अंतरिक्ष के अंदर 10⁵ प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रिका केंद्र पर काफ़ी मोटी होती है, जो मंदाकिनी के केंद्र पर तारों के अपेक्षाकृत उच्च सांद्रण को दर्शाता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग 3×10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर इस चक्रीय नुमा संरचना के एक पार्श्व पर स्थित है। अतः सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफ़ी दूर है। यदि आकाश स्वच्छ है तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफ़ेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है, जो करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर यह प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। यह आकाश गंगा कहलाती है। तारामंडल कॉन्स्टेलेशन पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूहों में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उनको विशिष्ट नाम दिए। तारों के किसी ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई है। प्रमुख तारामंडल हैं वृहत सप्त ऋषिमंडल अर्सा मेजर, लघु सप्त ऋषिमंडल अर्सा माइनर, मृग ओरियन और सिग्नस हाइड्रा आदि। आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। वृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः वृहत सप्तऋषि और बिग डीपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में वृहत सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्राय बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग यानी कि ओरियन तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। शीत ऋतु में मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं, जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाते प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बीटलगेज नाम का तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में अवस्थित हैं। तारे स्टार्स ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं, अतः सूर्य भी एक तारा है। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन तथा 0.5% में लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। इसे याद रखिएगा, भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% में कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन होते हैं और 0.5% में लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों को उनके भौतिक अभिलक्षणों जैसे आकार, रंग, चमक, दीप्ति और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तारे 3 रंग के होते हैं। पहला है लाल, दूसरा है सफ़ेद और तीसरा है नीला। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है वो लाल रंग के होते हैं। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफ़ेद होते हैं, जबकि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है वो नीले होते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी यह सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। अल्फा सेंटोरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़कर
रात्रि में आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तारे विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। अतः आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित प्रतीत होता है और समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन की धुरी अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा अर्शा माइनर और लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। तारों का जन्म एवं विकास, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। तारे के निर्माण का कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैस हैं। तारे का जीवन चक्र मंदाग्नियों में उपस्थित हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है। आदि तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटोस्टार। तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अंततः घने बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। इन बादलों को ओर्ट बादल कहा जाता है। इन बादलों का ताप -173 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता जाता है, गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब बादलों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, तब यह स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा प्रोटोस्टार कहलाता है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आदि तारे से तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार। आदि तारा अत्यधिक सघन गैसीय द्रव्यमान है, जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होता रहता है। ज्यों ही आदि तारा आगे संकुचित होना आरंभ करता है, गैस के बादल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अधिक जल्दी परस्पर टकराते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के ये टक्कर आदि तारे के ताप को अधिकाधिक बढ़ा देते हैं। आदि तारे के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिसके दौरान आदि तारों में आंतरिक ताप आरंभ में मात्र -173 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10⁷ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होने लगती हैं। इस प्रक्रिया में 4 छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर बड़े हीलियम नाभिक बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा आदि तारा को चमक प्रदान करता है और वह तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण, फाइनल स्टेज ऑफ स्टार्स लाइफ। अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल रक्त दानव प्रावस्था रेड जायंट फेज में प्रवेश करता है। इसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पहली, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है, तो रक्त दानव तारा अपने प्रसारित बाह्य आवरण को खो देता है और इसका क्रोड सिकुड़ करके श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनाता है, जो अंतोगत्वा अंतरिक्ष में पदार्थ के संघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। दूसरा, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफ़ी अधिक होता है, तो उससे बना रक्त दानव तारा अभिनव तारे सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित अभिनव तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन स्टार अथवा कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। यहाँ पढ़ लेते हैं। महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जो श्वेत वामन तारों में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं। याद रखिएगा, 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं
और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो न्यूट्रॉन तारों या कृष्ण छिद्र में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा तारे के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए को चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ पे आप एक बार इसे देख लीजिए, को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसी सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे का पॉइंट है, रक्त दानव प्रावस्था, रेड जायंट फेज। आरंभ में तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। संलयन अभिक्रियाओं के बंद हो जाने के कारण तारे के क्रोड के भीतर दाब कम हो जाएगा और क्रोड अपने निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगा, लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बची रहती है, जो संलयन अभिक्रिया कर ऊर्जा विमुक्त करती रहेगी, परंतु तीव्रता बहुत ही कम होगी। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारे को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण उसके क्रोड में संकुचन होता है। अतः सामान्य तारे से रक्त दानव तारे में परिवर्तन में तारे का क्रोड सिकुड़ता है, जबकि बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। यह रक्त दानव तारा कहलाता है क्योंकि यह रंग में लाल और आकार में दानवाकार होता है। हमारा अपना तारा सूर्य अब से लगभग 5000 मिलियन वर्षों के बाद रक्त दानव तारे में बदल जाएगा। सूर्य का प्रसारित बाहरी आवरण अब तब इतना बड़ा हो जाएगा कि यह अंतर ग्रहों जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी को भी निगल जाएगा। तारा रक्त दानव प्रावस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है, क्योंकि इस अवस्था में यह नितांत अस्थायी रहता है। श्वेत वामन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ड्वार्फ स्टार। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि तारा जब रक्त दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रक्त दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो वह अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड बचा रहेगा। यह हीलियम क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव्य के अत्यधिक सघन पिंड में संकुचित होगा। हीलियम क्रोड के इस अत्यधिक संकुचन के कारण क्रोड का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा व नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का एक अन्य सेट प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें हीलियम भारी तत्वों जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा और ऊर्जा की अत्यधिक विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। इस प्रकार के क्रोड के संपूर्ण हीलियम थोड़े ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी और तब पुनः संलयन अभिक्रियाएं पूर्णतः रुक जाएगी। अब ज्यों ही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी, तारे का क्रोड उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वह श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। श्वेत वामन एक मृत तारा है क्योंकि यह संलयन प्रक्रिया द्वारा कोई नवीन ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता। श्वेत वामन तारा जब अपनी संचित संपूर्ण ऊर्जा खो देता है तो वह चमकना बंद कर देगा। इसके बाद श्वेत वामन तारा कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ को हो जाएगा और अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। श्वेत वामन तारे का घनत्व लगभग 10,000 किलोग्राम पर m³ होता है। एक धुंधले श्वेत वामन तारे सीरियस नामक चमकीले तारे के निकट देखा गया है। अभिनव तारे तथा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवा स्टार और न्यूट्रॉन स्टार।
यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो तो रक्त दानव प्रावस्था के क्रम में इसके हीलियम क्रोड के संकुचन से विमुक्त नाभिकीय ऊर्जा बाहरी आवरण में तेज दमक के साथ विस्फोट उत्पन्न कर देती है। यह विस्फोट आकाश को कई दिनों तक प्रकाशित करता है। ऐसा विस्फोटक तारा अभिनव सुपरनोवा तारा कहलाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी इसके क्रोड का संकुचन होते रहता है और वह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। हमारी मंदाग्नि दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारों की संख्या का अनुमान लगभग 10⁸ लगाया गया है, जिनमें से लगभग 1000 ऐसे तारों को देखा गया है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का 10⁻17 kg/m³ होता है। न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना तथा त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। यह अदीप्त होता है तथा सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो सकता है। इसी क्रम में जब m द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या r = 2gm पर c², जहां c प्रकाश का चाल तथा g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, प्राप्त कर ले, तब वह कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। कृष्ण छिद्र अपने पृष्ठ से किसी चीज का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते हैं। कारण यह है कि कृष्ण छिद्रों में अत्यधिक आकर्षण बल होता है। कृष्ण छिद्रों से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता, इसीलिए कृष्ण छिद्र अदृश्य होते हैं। वे देखे नहीं जा सकते, इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है। विविध वैज्ञानिक उपकरण। एक्यूमुलेटर इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। एरोमीटर इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। अल्टीमीटर इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। आमीटर इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। ऑडियोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता को मापने के काम में आता है। ऑडियोफोन इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसका उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को नापने में करते हैं। बैरोग्राफ इसका उपयोग वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोमीटर ये इम्पोर्टेंट है। बैरोमीटर यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। बाइनोक्यूलर इसका उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। कैलिपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। कैलोरीमीटर यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। कार्बोरेटर इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण
बनाया जाता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। हृदय गति की जांच की जाती है। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगता है। सिनेमाटोग्राफ, सिनेमाटोग्राफ इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। कंप्यूटर, यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। डेंसिटी मीटर, डेंसिटी मीटर इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डेक्टाफोन, डेक्टाफोन इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्राय ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। डेक्टाफोन। नमन मापी, यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनमोमीटर, इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। एपिडास्कोप, एपिडास्कोप इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। फैदोमीटर, फैदोमीटर यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। गैल्वेनोमीटर, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ग्रेविमीटर, इस यंत्र द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ग्रेविमीटर। गायरोस्कोप, इस यंत्र में घूमती हुई वस्तुओं की गति क्या ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। स्क्रू गेज, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। किलोस्कोप, टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। कैलिडोस्कोप, इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है कैलिडोस्कोप के द्वारा। लाइटिंग कंडक्टर, यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। मेगाफोन, वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मेगाफोन वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मैनोमीटर, गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। माइक्रोमीटर, यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिमी की 1000वें भाग को ज्ञात कर सकते हैं।
माइक्रोस्कोप यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आँखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। माइक्रोटोम किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। ओसिलोग्राफ विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है पेरिस्कोप के द्वारा। पोटेंशियोमीटर यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर व आमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोटामीटर यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फोटो टेलीग्राफ यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है। साइटोट्रोन यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। रडार यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचक और उसकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। रेन गेज यह वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। सेफ्टी लैंप यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। सेक्सटेंट यह किसी ऊंचाई यानी कि मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है। स्ट्रोबोस्कोप आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। स्पीडोमीटर यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। सबमरीन यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। स्फेरोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। विस्कोमीटर यह द्रव्यों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। टेलीप्रिंटर यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। टेलीस्कोप इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलस्टार यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीप के आर पार टेलीविज़न तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। थर्मोस्टेट इसका उपयोग किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। थियोडोलाइट यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। एक्टियोमीटर
सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। होवरक्राफ्ट एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी कुशन पर चलता है या यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता। टैकोमीटर यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज, यहाँ पे खोज दिए हैं, वैज्ञानिक दिए हैं और उनसे संबंधित वर्ष दिए हुए हैं। पहला है परमाणु, जॉन डाल्टन 1808 में। परमाणु संरचना, नील बोहर व रदरफोर्ड 1913 में। परमाणु संरचना, नील बोहर व रदरफोर्ड 1913 में। गति विषयक नियम, न्यूटन ने 1687 में। रेडियो एक्टिवता, हेनरी बैकरल ने 1896। रेडियम, मैडम क्यूरी 1898। सापेक्षता का सिद्धांत, एल्बर्ट आइंस्टीन 1905। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, माइकल फैराडे 1831। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, माइकल फैराडे 1831। रमन प्रभाव, सीवी रमन 1928। एक्स किरणें, विल्हेम रॉन्टन 1895। क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक 1900। प्रकाश विद्युत प्रभाव, एल्बर्ट आइंस्टीन 1905। विद्युत आकर्षण के नियम, कूलम्ब 1779। फोटोग्राफी धातु में, जे निप्से 1826। फोटोग्राफी कागज में, डब्ल्यू फॉक्स टालबोट 1835। फोटोग्राफी फिल्म में, जॉन कार्बट 1888। आवर्त सारणी मेडलिफ 1869 में। विद्युत प्रतिरोध के नियम, जीएस ओम 1827 में। तैरने के नियम, आर्किमिडीज। तापायनिक उत्सर्जन एडिसन। डायोड बाल्व सर जे एस फ्लेमिंग 1904 में। ट्रायोड वाल्व डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट 1907 में। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी 1942 में। विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे। बेतार का तार, मार्कोनी 1901 में। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट 0.3 मीटर। 1 गज 0.91 मीटर। 1 मील 1.60 किलोमीटर। 1 फैदम 1.8 मीटर। 1 चेन 20.11 मीटर। 1 नॉटिकल समुद्री मील 1.824 किलोमीटर। 1 भौमिक मानक मील 1.584 किलोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट, वर्ग इंच 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग फुट 0.09 वर्ग मीटर। वर्ग गज 0.83 वर्ग मीटर। 1 एकड़ 10 के स्क्वायर वर्ग मीटर। 10 स्क्वायर वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर 10⁻⁴ वर्ग मीटर। वर्ग मील 2.58 वर्ग किलोमीटर। घन इंच 16.38 घन सेंटीमीटर। घन फुट 0.028 घन मीटर। घन यार्ड 0.76 घन मीटर। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर। 1 प्रिंट 0.56 लीटर। 1 ग्रेन 64.8 मिलीग्राम। 1 ड्राम 1.77 ग्राम। 1 ऑन्स
28.35 ग्राम। 1 पाउंड 453 ग्राम। 1 डाइन 10⁻⁵ न्यूटन। नेक्स्ट, फाउंडर 0.1383 न्यूटन। अर्ग 10⁻⁷ जूल। अश्वशक्ति 746 वाट। 1 नॉटिकल मील 6080 फीट। 1 फैदम 6 फीट। 1 मील 8 फरलाग। 1 मील 5280 फीट। 1 फुट 12 इंच। 1 गज 3 फीट। 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेंटीग्रेड 122 फ़ारेनहाइट। -40 फ़ारेनहाइट -40 सेंटीग्रेड 32 फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 भौमिक मील की दूरी 1 समुद्री मील से कम होती है। माप तौल के विभिन्न मात्रक। यहाँ पे राशि, एसआई मात्रक और प्रतीक दिए हुए हैं। लंबाई मीटर में एम, द्रव्यमान किलोग्राम में केजी, समय सेकंड में एस स्मॉल एस, कार्य तथा ऊर्जा जूल्स जी, विद्युत धारा एम्पियर कैपिटल ए, उष्मागतिक ताप केल्विन कैपिटल के, ज्योति तीव्रता कैंडेला सी डी, कोण रेडियन आर ए डी, ठोस कोण स्टेरेडियन एस आर, बल न्यूटन कैपिटल एन, क्षेत्रफल वर्ग मीटर एम स्क्वायर, आयतन घन मीटर एम क्यूब, चाल मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1 का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन पर सेकंड। आवृत्ति हर्ट्ज एच जेड। जड़त्व आघूर्ण किलोमीटर वर्ग मीटर केजीएम स्क्वायर। संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकंड केजी मीटर पर सेकंड। आवेग न्यूटन सेकंड। कोणीय संवेग किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड, यहाँ सिंबल है। दाब का है पास्कल पीए, शक्ति का है वाट डब्ल्यू, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। श्यानता न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन सेकंड पर वर्ग मीटर। ऊष्मा चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे सिंबल है। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, यहाँ देख लीजिए। विद्युत आवेश कूलॉम कैपिटल सी, विभवांतर वोल्ट कैपिटल वी, विद्युत प्रतिरोध ओम, ये है सिंबल। विद्युत धारिता फैराडे कैपिटल एफ, प्रेरक हेनरी कैपिटल एच, चुंबकीय फ्लक्स वेबर डब्ल्यू बी, ज्योतिष फ्लक्स ल्यूमेन एल एम, प्रदीप्त घनत्व लक्स एल एक्स, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम, ये है सिंबल। विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक। बैरोमीटर के हैं आविष्कारक ई टॉर्सेली, देश है इटली, वर्ष है 1644। विद्युत बैटरी के एलेंसांड्रो वोल्टा, इटली के हैं, 1800 में 1800 में। बाईसाइकिल के मैकमिलन, स्कॉटलैंड से, और 1839 में। बाईसाइकिल टायर का जॉन डनलप, ब्रिटेन से, 1888 में। बाईफोकल लेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन, यूएसए में, 1780 में। नेक्स्ट है उपकरण आविष्कारक, देश और वर्ष। बुनसन बर्नर रॉबर्ट बुनसन, जर्मनी से थे, 1855 में। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ब्रिटेन के, 1834 में। क्रेस्कोग्राफ जे.सी. बोस, भारत के, 1928 में। कॉस्मिक किरणें विक्टर हैस, ऑस्ट्रिया, 1912 में। कार्बन पेपर राल्फ वेजवुड इंग्लैंड से हैं, 1806 में। कार वाष्प वाली निकोलस कुग नॉट, फ्रांस के, 1769 में। कार आंतरिक दहन वाली सैमुअल ब्राउन, ब्रिटेन की, 1826 में। कार पेट्रोल वाली कार्ल बेंज, जर्मनी से हैं, 1885 में। कार्बोरेटर जी डेमलर, जर्मनी से, 1876 में।
कताई मशीन सैमुअल क्रॉम्पटन ब्रिटेन की 1779 में। कारपेट स्वीपर मेलविन बिसेल यूएसए 1876 में। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन जर्मनी 1735 में। घड़ी यांत्रिक आई सिंग व लियांग सेन चीन से 1725 में। घड़ी पेंडुलम वाली क्रिश्चियन ह्यूगेंस नीदरलैंड 1656 में। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल जर्मनी से हैं 1895 में। डायनमो माइकल फेराडे इंग्लैंड 1831 में। डेंटल प्लेट एंथोनी प्लेटसन यूएसए 1817 में। डिस्क ब्रेक एफ लेचेस्टर ब्रिटेन के 1902 में। डीसी मोटर जेनोवे ग्रामे बेल्जियम 1873 में। एसी मोटर निकोला टेस्ला यूएसए 1888 में। इलेक्ट्रोमैग्नेट विलियम स्टार्जन ब्रिटेन के 1824 में। फिल्म मूक चलचित्र लुई ली प्रिंस यूएसए 1855 में। फिल्म वाक चलचित्र जे मुसोली व हैंस वागड जर्मनी के 1922 में। फिल्म संगीत युक्त ली डी फॉरेस्ट यूएसए 1923 में। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन यूएसए 1884 में। गैल्वेनोमीटर एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया था और फ्रांस में 1834 में। गैस लाइटिंग विलियम मार्डॉक ब्रिटेन में 1792 में। ग्लाइडर जॉर्ज कैले ब्रिटेन में 1853 में। ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन यूएसए 1878 में। गायरो कंपास सर अल्पर स्पेरी यूएसए 1911 में। गीगर काउंटर हैंस गीगर जर्मनी में 1913 में। गैस फायर फिलिप लेबन फ्रांस में 1799 में। लाउड स्पीकर हॉरेस शॉर्ट ब्रिटेन में 1900 में। लॉगरिदम जॉन नेपियर स्कॉटलैंड 1614। नियॉन लैंप जॉर्ज क्लॉड फ्रांस 1910। नायलॉन डॉक्टर वालेस फेरियार्स अमेरिका 1937 में। सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट यूएसए 1849 में। स्कॉच टेप रिचर्ड ड्रॉ यूएसए 1930 में। स्वतः चालक चार्ल्स कैटरिंग यूएसए 1911 में। स्लाइड पैमाना विलियम ऑफ्ट्रेड ब्रिटेन 1621 में। स्काई स्क्रैपर विलियम जानी यूएसए 1882 में। स्टील हेनरी बेसेमर ब्रिटेन 1855 में। सुपर कंडक्टिविटी एचके ओनेसलिंग नीदरलैंड 1911 में। स्टीम इंजन कंडेंसर जेम्स वॉट स्कॉटलैंड 1769। स्टीम इंजन पिस्टन धाम न्यूकोमैन ब्रिटेन 1712 में। सेलुलाइड अलेक्जेंडर पार्क ब्रिटेन 1861 में। सेफ्टी मैच जॉन वॉकर ब्रिटेन 1826 में। सेफ्टी लैंप हम्फ्रे डेवी ब्रिटेन 1866 में। सीमेंट पोर्टलैंड का जोसेफ अरगडीन लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी फ्रांस में, और ये हैं 1895 में। सीमेंट पोर्टलैंड के हैं जोसेफ अरगडीन ब्रिटेन के 1824 में। सिनेमा लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी फ्रांस के 1895 में। ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर्मिच यूएसए 1892। हॉर्पीडो रॉबर्ट हल इट हेट ब्रिटेन के हैं 1866-68 में। टैंक सर अर्नेस्ट स्वीटन ब्रिटेन के हैं 1914 में। टेलीग्राफ यांत्रिकी एम लेमांड फ्रांस के 1787 में। टेलीग्राफ कोड सैमुअल मोर्स यूएसए 1837 के। टेलीफोन ग्राहम बेल यूएसए 1876
1926 में आविष्कार हुआ था इसका। नेक्स्ट है टेलीविज़न यांत्रिक G.L. बेयर्ड ब्रिटेन के हैं, ये 1926 में। टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक टेलर फार्न्सवर्थ USA 1927। टेरिलीन विनफील्ड व डिक्सन ब्रिटेन के 1941 के। ट्रांजिस्टर जॉन बर्डीन, वॉल्टर बैटन व विलियम शाकले USA 1948 में। टाइपराइटर पैले ग्रीन टेरी इटली 1808 में। थर्मोस्कोप गैलीलियो गैलीलेई इटली 1593 में। थर्मामीटर डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट जर्मनी 1714 में। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे ब्रिटेन में 1831 में। वॉशिंग मशीन हार्ले मशीन कंपनी USA 1907 में। वेल्डिंग मशीन विद्युत एलिसा थॉम्सन USA 1877 में। पनडुब्बी डेविड बुसनेल USA 1776 में। विद्युत पंखा व्हीलर USA 1776 में। होवरक्राफ्ट सर क्रिस्टोफर कांकरले ब्रिटेन के 1955 में। मिशिगन गन सर जेम्स पकल ब्रिटेन में 1718 में। मानचित्र सुमेरियनों द्वारा 2250 ईस्वी में। ईसा पूर्व में। माइक्रो प्रोसेसर M.E. हॉफ USA 1971। माइक्रोस्कोप जेड जानसेन नीदरलैंड 1590 में। मोटरसाइकिल G. कैम्पलर जर्मनी 1884 में। मोटरसाइकिल का G. डैमलर जर्मनी 1885 में। माइक्रोफोन ग्राहम बेल USA 1876। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड 1928। प्रकाश का वेग रोमर डेनमार्क 1676 में। प्रेशर कुकर डेनिस पेपियन इंग्लैंड 1679। पेपर मुलबेरी फाइबर चीन से 105 में। पैरासूट जीन पियरे क्लानचार्ड फ्रांस के 1795 में। प्लास्टिक अलेक्जेंडर पाकर्स ब्रिटेन के 1864 में। प्रोपलर जलयान फ्रांसिस स्मिथ ब्रिटेन 1837। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी 1455 में। पाकिक मीटर कार्लटन मैगी USA 1935 में। पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर फ्रांस में 1867 में। रडार रॉबर्ट वाटसन वाट स्कॉटलैंड 1930 में। प्रिंटिंग टेलीग्राफ डेविड एडवर्ड रोज ब्रिटेन 1855 में। रेजर विद्युत जैकब शिक्षक USA 1931 में। रेजर सेफ्टी किंग जिलेट USA 1901 में। रेफ्रिजरेटर हैरिसन व टेनिंग USA 1850 में। रबर पौधों का दूध फोम डनलब रबर कंपनी ब्रिटेन में 1928 में। रबर टायर थॉमसन हानिकारक ब्रिटेन 1846 में। रबर जलरोधी चार्ल्स मैकेनिक टोस ब्रिटेन होगा 1823 पे। रबर 1823 में। रबर वल्नीकृत चार्ल्स गुडियर USA 1841 में। रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट USA 1935 में। रिकॉर्ड लॉन्ग प्लेइंग डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क USA 1948 में। लेसर डियोडन मैमन USA 1960 में। लिफ्ट यांत्रिक एलिसा ऑटिस USA 1852 में। लाइटिंग कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन USA 1937 में। लिनोलियम फ्रेडरिक बाल्टन ब्रिटेन 1860। लोकोमोटिव रेल रिचर्ड
टैकीथिक ब्रिटेन 1804, थर्मस फ्लास्क डेवार यूएसए 1714, माइक्रोमीटर विलियम सोक्जी ब्रिटेन 1636 में, साइक्लोट्रॉन लॉरेंस यूएसए 1931 में, जेट इंजन फ्रैंक विटले ब्रिटेन 1937 में, सौरमंडल कोपरनिकस पोलैंड 1540 में, ग्रहों की खोज केपलर जर्मनी से थे 1601 में, स्कूटर जी ब्रॉडशा ब्रिटेन से थे ये, और ये 1919 में इन्होंने स्कूटर खोला था। हेलीकॉप्टर पॉल कार्नो फ्रांस के हैं 1907 में। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार ये सारे तथ्य दिए हुए हैं।